अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। लोग पूछ रहे हैं कि पीओके में और एलओसी पे क्या हो रहा है, जंग की क्या सूरत हाल है। तो खैर जंग वंग तो अभी नहीं है ना, आपको पता ही है। सूरत हाल बड़ी एम्बिगुअस है। मतलब देखें, पाकिस्तान तो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया में जो इस वक्त एक मुहिम चलाई हुई है और मल्टी फैसेड है। आप यूँ कह सकते हैं कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है, और तीसरा जो किया जा रहा है वो हिंदुत्व और आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बावर करा रहा है कि एलओसी पे इंडिया प्रोवोक कर रहा है और इंडिया वहाँ पे हमला कर रहा है और सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये वन साइडेड एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा बयान इंडिया की तरफ से आ जाता है, अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो एग्रेसिवली पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली चला रहा है। तो वहाँ की सूरत हाल इस वक्त कुछ ख़ास बताने जैसी इसलिए नहीं है कि इंडिया के कार्ड्स अभी तक कवर्ड हैं और छुपे हुए हैं। इंडिया भी अपने कार्ड दिखा नहीं रहा, इंडिया भी नहीं बता रहा कि उनकी क्या पॉलिसी हो और क्या करना चाह रहे हैं। एलओसी पे पाकिस्तान जो छोटा मोटा पटाखा चला देता है तो उसका भरपूर जवाब इंडिया दे रहा है और इसके विटनेसेस हैं। लेकिन इसका भरपूर जवाब फिर पाकिस्तान भी टेररिज्म की जो एक कार्रवाइयाँ हैं, प्रॉक्सी वार जिसको कहा जा रहा है, वो भरपूर तरीके से कश्मीर में आप देख ही रहे हैं कि चल रही है। रोज़ के एक दो इनकाउंटर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिनके मैं बार बार नाम बताता रहता हूँ, वो जर्नलिस्ट इस वक्त फुल फ्लेज एक मुहिम चला रहे हैं, टोटली एंटी हिंदू, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस और एंटी इंडिया कलेक्टिवली। और उसमें कांग्रेस पार्टी भी बड़ा उनका साथ दे रही है। जहाँ किसी ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई पेंटिंग कर दी, कोई फ़ोटोग्राफ कर दी, उसको अवार्ड मिल गया तो राहुल साहब फ़ौरन पहुँच जाते हैं उसको मुबारकबाद देने। जो अरब्स इंडिया को दिन रात अब सोते जागते में इंडिया को टारगेट कर रहे हैं और इंडिया को एक तरह से इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं जिससे दुनिया में इंडिया की इमेज को मलाइन किया जा सके, उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी के लीडर खुश हैं, उनकी ट्वीट्स को भी रीट्वीट करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, उनकी कमर पे थपकी दे के शाबाशी भी देते हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ पूरा पाकिस्तान का जो सिनारियो है, इस एक वॉरफेयर है ये, जो जिसको पाकिस्तान में ISPR के लेवल से इसको 5th जनरेशन वॉर कहा गया है। तो इस वॉरफेयर में कुछ नादान दोस्त, कुछ बुद्धू आपके अपने देश के ज़िम्मेदारान बड़ा नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं, कुछ नादानी में कर रहे हैं, कुछ के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं। पाकिस्तान तो लाइन क्रॉस कर चुका है प्रोवोकेशन की, और इस हद तक प्रोवोक कर रहा है, इस हद तक टेररिज्म कर रहा है कि लेट्स सी इंडिया क्या करता है आगे। तो ये सब तो इंडिया के करने की हैं। मेरा आज का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि लोग कहते हैं कि पोस्ट कोविड, पोस्ट ये सब सिनारियो क्या होगा कोरोना के बाद, और जो दुनिया में हलचल मची हुई है ना। देखें, मार्च में जब मैं जिनीवा में बैठा था, सेशन अटेंड कर रहा था, तो अभी 2 महीने हुए हैं। उस वक्त तक कोई ऐसी चीज़ पता भी नहीं थी। हम तो कॉन्फ्रेंसों में वहाँ बैठे होते थे और ये अंदाज़ा ही नहीं था कि एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर दुनिया किस तरह तब्दील हो जाएगी। ये कोई मजाक तो नहीं है ना। देखें, एक मेरा घर अगर लॉकडाउन का शिकार है और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये चीज़ें से, तो आप सोचें कि बड़ी बड़ी सरकारें, अपने ख़जाने इनके खाली हो रहे हैं, ख़र्चे डबल हो गए हैं, आमदनी बंद है। अगर एक आम आदमी की दुकान बंद है तो सरकार के भी तो सारे कारखाने बंद है ना भाई। तो सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। उसका ज़्यादा असर पड़ता है फिर डेवलप्ड वर्ल्ड को, क्योंकि ये यूज़ टू होते हैं इन सब चीज़ों को, उसको मेंटेन करना के वो करना। अब वैसे तो इंडिया में ख़ास तौर पे ये बेपर की उड़ाई जा रही है कि यहाँ पे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो भाई साहब, यहाँ पे लंदन में सरकार कुछ भी नहीं कर रही, वर्चुअली कुछ भी नहीं कर रही। मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बताया जा रहा है कि इतने पैसे दे रहे हैं ये वो। देखें, इस पूरे क्राइसिस के पीरियड में हमें कोई फ़ोन नहीं आया। जो 2 फ़ोन आए हैं ना ऑफिशियल,
वो दोनों इसलिए थे कि मार्च में अप्रैल में आपने किराया नहीं भरा और अभी कि मई में आपने किराया नहीं भरा, पूरा किराया नहीं भरा, पार्शियल भर दिया। तो और ईमेलें आ रही हैं रोज़ ही, एक आ जाती है कि आपने किराया नहीं भरा। मैं अभी तक इनको जवाब ही नहीं दे रहा। फ़ोन पे भी मैंने इनको कहा, मैंने कहा विल ट्राई, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 3 महीने तो कोई किराया नहीं मांगे, वो कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, इवन इसका है हमारा जो टेलीविज़न, इंटरनेट और घर का फ़ोन, इसका जो पैकेज है वो एक दिन बिल नहीं भरा था तो वो काट दिया उन्होंने। सबसे पहले टीवी काटते हैं तो टीवी काट दिया, घर में कयामत आ गई जब टीवी नहीं होगा तो कोई कुछ भी नहीं है भाई। ये सब बकवास है कि गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ये है कि मेडिकल उस पर कर रही है, अब जो बीमार हो रहा है उसको कर रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसा कोई मसला है नहीं, हमारा वी आर ऑल फाइन। तो कोई ऐसा मेडिकली ज़रूरत पड़ी नहीं कि पता चले कि उसमें क्या सूरत हाल है। तो वो ऑफ कोर्स एक मेडिकल सिस्टम है, और यहाँ का जो वैसे ही जो लोकल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग पहले से ही अच्छा है कि आम आदमी वैसे ही तकलीफ में नहीं आता था। तो इस क्राइसिस में वो सिस्टम सारे कंटिन्यू हैं, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आ जाते हैं पोस्ट कोविड के क्या होगा। तो देखें, पोस्ट कोविड के हवाले से दुनिया बड़ी बेचैन है, ख़ास तौर पे ये जो वेस्ट है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, परेशान है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है एक तरह से कि भाई वो चाइना ने इतना बड़ा वो कांड कर दिया कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अब इसको बग़ैर कोई प्रोसिक्यूशन के, बग़ैर कोई सज़ा के, बग़ैर कोई उसके आप जाने कैसे देंगे। तो अब कई चीज़ें हैं इसकी, तो ज़ाहिर है अब बेसिक इंक्वायरी भी उस वक्त होगी जब चाइना आपको अलाउ करेगा, क्योंकि चाइना को आपने वीटो पावर भी दिया है। चाइना ने जो यूएन के जो सिस्टम्स हैं उसमें, इंटरनेशनल ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आप देखें कि पिछले 20 साल में चाइना ने अगर कमर्शियल उस पर डेवलप किया है, तो पॉलिटिकली भी दुनिया के मेन थिंक टैंक्स में आपको चाइनीज़ लोग मिलेंगे, दुनिया में हर जगह चाइनीज़ मिलेंगे। मामूली मिसाल देता हूँ कि अभी मैं यूएन में मार्च में गया था, तो यूएन के मेन कौंसिल हॉल के बाहर जो लॉबी होती है जहाँ पे सब खड़े होते हैं और ये वो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल और पोस्टर्स वगैरह लगा के, पीछे प्लाकार्ड लगा के, पूरी एक चाइनीज़ों की टीम थी और उगर मुस्लिम वो हेडलाइन थी। तो उससे 2 दिन पहले यूएन में बाहर कुर्सी कैंप पे उगर मुस्लिम के जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, जिस पे चाइना जुल्म कर रहा है, उन्होंने कैंप लगाया था। तो 2 दिन में वो उखाड़ दिया गया, हालांकि 1 हफ्ते का कैंप था, 2 दिन में वो उखाड़ दिया गया। तो अंदर आया, तो मैंने कहा ले अंदर आए। मैंने कहा चल यार, मैं अपने यूट्यूब के लोगों के लिए वीडियो, उनसे इंटरव्यू लेता हूँ। मैं उनके पास चला गया, पहले तो एक ट्रांसलेटर आया, और फिर मेरा जब इंटरव्यू शुरू किया तो मैंने कहा आपको चाइना में कंसंट्रेशन कैंप पे रखा जाता है। व्हाट रबिश, व्हाट इज़ दिस, देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। वहीं मैं खटक के मैंने कहा ये क्या कह रहा है। पता चला वो चाइना की गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंप था, और वो चाइना की अच्छाइयाँ ही बता रहा था, और कहता है नहीं मुसलमानों को कोई मसला नहीं है। वो चाइना ने तो हर जगह इन्फिल्ट्रेशन की हुई है। यूएन सिस्टम में तो देखो वोटिंग चलती है ना यूएन में, 200 कंट्रीज़ हैं, उसकी जितनी भी बॉडीज़ हैं उसके मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होते हैं। जैसे यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, उसके 56 मेंबर है मेरा ख्याल है, वो हर 2 साल 4 साल के बेस पे इलेक्ट होते हैं। विद इन द कंट्रीज उनके इलेक्शंस होते हैं। उसमें OIC के कंट्रीज़ 56 है, आप खुद समझ सकते हैं, वो मेंबर हैं। तो ये सब दूसरे हैं अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। फिर आपको उसमें तुर्की, पाकिस्तान, ये सब चाइना का समझ लें कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये तो कहीं इंटरनेशनल सिस्टम में चाइना के ऊपर कोई इंक्वायरी हो जाए, ये तो होने नहीं देंगे। ना ये किसी इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करेंगे, ना ही अपने मुल्क में आके आपको इंक्वायरी करने देंगे कि किस लैब में क्या हुआ था और किस लैब में अब क्या हो रहा है, कितनी नेग्लिजेंसी है, कितनी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। ये सब चीज़ें तो उस वक्त पता चलेंगी जब चाइना आपको अलाउ करेगा। चाइना विल नॉट अलाउ। फिर क्या करेंगे, सैंक्शंस चाइना के ऊपर। तो चाइना इज़ नॉट अलोन। अब पोस्ट कोविड सिनारियो में मुझे अपना ज़ाती तजर्बा है, अपना ओपिनियन है, ठीक है ना, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ ना मैं वो हूँ, लेकिन एक आम आदमी की नज़र से मैं हर चीज़ को देखता हूँ। तो मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि पोस्ट कोविड जो दुनिया बटी हुई होगी 2 हिस्सों में। जैसे पहले कोल्ड वार थी, कोल्ड वार ख़त्म हुई तो इस्लामिक वर्ल्ड और मतलब टेररिस्ट और फ्री वर्ल्ड ये एक चली थी। अब शायद ये दूसरा एक जो पोस्ट कोरोना जो चीज़ आएगी उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि 2 वाज़े ब्लॉक होंगे। एक है चाइना के साथ रशिया, पाकिस्तान, OIC,
काफ़ी हद तक अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसको चाइना ने लोन्स दे के और अपनी इकोनॉमी के झांसे में, क्योंकि अफ्रीका में यूरोप और ख़ास तौर पे यूरोप का बड़ा डिज़ाइनिंग थी, और अमेरिका की मल्टीनेशनल्स जो हैं कोका कोला, मैकडोनल्ड वगैरह, वो बड़े पर तोल रही थी और आस्ते आस्ते वहाँ पे पैर जमा रही थी। लेकिन उनसे पहले अली बाबा पहुँच गए, चाइनीज़ वहाँ पे कब्ज़ा करके मेन। और ख़ास तौर पे ये बड़ा हिस्टोरिकल एक रास्ता रहा है कि आप देखें कि जब भी कोई इन्वेडर्स और बड़ी बड़ी फौजें कहीं जाती थी तो वो जो रूट्स होते थे ना, उनके मेन पॉइंट्स पे कब्ज़े ज़रूरी होते थे। इंडिया में भी आप आएँ तो देखें, अंग्रेज़ ने सबसे पहले कलकत्ता, फिर कलकत्ते से इन्होंने मुख्तलिफ पोर्ट्स, पोर्टुगल जैसे मुल्क ने भी गोवा जितनी एक पोर्ट पकड़ हुई थी, तो सब ने वहाँ पे वो जो ट्रैवल रूट्स होते थे ना, तो आज चाइना ने भी कीनिया, और आप देख लें तो वो ट्रैवल रूट्स के हिसाब से मालदीव्स पे आ जाएं, श्रीलंका पे आ जाएं, पाकिस्तान का ग्वादर देख लें, तो ये चाइना का जो पूरा ब्लॉक है जिसको वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो करेगा, और दूसरा ब्लॉक जो है वो यूरोप, अमेरिका, गल्फ़ का अरब स्टेट्स जो कि ऑफ कोर्स अमेरिका के ग़ुलाम हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फार ईस्ट और इंडिया। अब इंडिया इस वक्त एक बड़े उसमें है कि देखें, इंडिया को बैलेंस करना बड़ा मसला हो रहा है। इंडिया हिस्टोरिकली, कांग्रेस ने इंडिया को रशियन ब्लॉक का पार्ट बनाया हुआ था, और रशिया ने आपकी मिलिट्री ज़रूरियात की इस हद तक ख्याल रखा कि आपको पुराने ज़माने में ही रखा है, और काफ़ी हद तक आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो जितना इन्वेस्टमेंट और जितना डिपेंडेंसी थी उसके मुकाबले पे वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ वेपनरी में और दूसरी जो है वो मेनली इसलिए है कि इंडिया की मिलिट्री बड़ी प्रोफेशनल है, और उनकी जो लोकल प्रोडक्शंस हैं उस पे वो इंडिया काफ़ी हद तक वो है। लेकिन जो फॉरेन टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में JF थंडर तैयारा खुद बनना शुरू हो गया, लेकिन रशिया ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह में अब एक मिसाइल का चक्कर चल रहा है, R400 पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम है, वो इंडिया काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है, रशिया आए बाएँ शाएँ कर रहा है, दे नहीं रहा, लेकिन तुर्की को दे दिया। तो इंडिया को अभी सारे सिनारियों में अगर वेस्ट के साथ इंडिया बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप बढ़ाता है तो ऑब्वियसली रशिया ने भी हमेशा डबल किरदार अदा किया, इंडिया को अपने उसमें बांध के ज़रूर रखा था, लेकिन पसे पर्दा आप देखें, आज डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल हैं गूगलों पे, कि रशिया ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया है। जहाँ पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा है वहाँ पर रशिया ने आके पाकिस्तान को बचाया है। रशिया का पाकिस्तान से मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये अफ़गान वार के उसमें हुआ था, वरना जो भुट्टो जिस तरह से चीज़ों को लेके जा रहा था ना, उस हिसाब से नज़र आ रहा था कि बहुत जल्द रशिया, पाकिस्तान और चाइना एक ब्लॉक वो हो जाएगा। तो खैर पोस्ट कोविड के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें जो वेस्ट है जिसकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, तो अब वेस्ट और फ्री वर्ल्ड में चाइना हैज़ लॉस्ट इट्स ट्रस्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हवाले से भी चाइना ने अपना ट्रस्ट लूज़ कर दिया है, और दूसरे जो पॉलिटिकली भी चाइना ने जो ब्लंडर किए हैं, इसके बाद दुनिया उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे सिनारियों में इंडिया को एज ए रिप्लेसमेंट फॉर चाइना, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एप्पल और दूसरी कंपनियां जो चाइना में अपना प्रोडक्शन यूनिट्स और उनके सारी चीज़ें हैं, वो इंडिया में मूव करने का एक नज़र आ रहा है कि आगे 5-10 सालों में एक इन्फ्लक्स इन्वेस्टमेंट का इंडिया में आएगा और इंडस्ट्रियल वो आ जाएगी। इसको आप एक हवा में बात नहीं कह सकते, इसलिए कि देखें इंडिया के पास स्किल्ड लेबर है, और उस हद तादाद में है जिस तादाद में बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने उसमें चाहिए होती है। फिर डेमोक्रेसी है इंडिया में, डाइवर्सिटी है इंडिया में, मॉडर्न एंड लिबरल एजुकेशन है आपकी, फिर सेल्फ डिपेंडेंट है हम। इंडिया भीख नहीं मांगता, इंडिया IMF और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड नहीं करता, इंडिया सऊदी तेल पे और अमेरिकन इमदाद पे डिपेंड नहीं करता, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया उल्टा दुनिया को जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मदद भी करता है। और जैसे कि ऐसे में इंडिया के जो एक आर्मी चीफ हैं जिन्होंने
वाज़े तौर पे बता दिया कि इस कोविड में पाकिस्तान क्या कर रहा है और इंडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहा है 55 मुल्कों को। तो इंडिया के पास वो पूरा निज़ाम, वो पूरा सिस्टम है जिसकी वेस्ट को ज़रूरत है, वो अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि एक रिप्लेसमेंट, क्योंकि गलत इन जगह पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, चाइना पे भरोसा करना दुनिया ने शुरू कर दिया था, जिस हिसाब से चाइना ने 90s में और फिर 80s की एंड से लेकर 90s में पूरा चाइना ने दुनिया में ऐसे एक इन्फ्लक्स किया अपनी प्रोडक्ट्स का, अपनी उसका मार्केटों में और सारा कुछ, और एक शरीफ की तरह बिल्कुल जैसे कोई मसला ही नहीं है सब कुछ। और इनके अपने मुल्क के भी ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को बड़ा इन्होंने वो कंटेन करके दिखाना कम, और इस तरह बड़ा हिसाब से 15-20 साल दुनिया का ट्रस्ट जीता, पूरी दुनिया में इन्फिल्ट्रेशन किया, दुनिया भागी चाइना में इन्वेस्टमेंट करने। आज आपके सामने नतीजा मौजूद है। तो यह है जी पोस्ट कोविड सिनारियो। अब मैं कुछ आता हूँ इस वक्त की जो पाकिस्तान की आर्मी। अब आप देखें कल आज पाकिस्तान में 1.66 बिलियन रुपीस का खाली टेलीकॉम ISI के लिए टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट अप्रूव की है। दुनिया से भीख मांग रहे हैं कि हमें कर्जा दो, हमें भीख दो, हमें मदद दो, हमारे कर्जे माफ़ करो, कि हमारे पास यहाँ पे खाने को पैसा नहीं, हम कैसे ये कोरोना का इलाज करें। यहाँ पे $1 बिलियन का मिसाइल का टेस्ट हुआ है। अब $1 बिलियन तो मैं भी शौक में आ गया, लेकिन ये अहमद वकास गोराया कह रहे हैं कि भाई देखो $1 बिलियन का मिसाइल टेस्ट फायर किया है इन्होंने। टैंक्स चाइना इस सूरत हाल में भेज रहे हैं। मुझे एक मुल्क तो दुनिया में बता दे जहाँ पे ये सारा मिलिट्री एस्केलेशन हो। इंडिया जैसा मुल्क जिसके चारों तरफ दुश्मनों की भरमार है, जिसके अंदर इतनी प्रॉक्सी वार्स चल रही हों, उन्होंने भी अपना डिफेंस बजट कम किया है। लेकिन पाकिस्तान तो सिविलियन बजट ऑलरेडी आधे से ज़्यादा ले जाता है मिलिट्री बजट में। बाकी जो बचता है इसमें भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बलूचिस्तान और पश्तून, आज की खबर है कि पूरे पश्तून बेल्ट में भरपूर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है और टोटल ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रही हैं। कोई इंटरनेट, कोई मोबाइल सर्विस, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। कर्फ्यू से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो करके घर घर की तलाशी ली जा रही है। और उसमें आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि घर घर की तलाशी में ये पाकिस्तान की कमीनी आर्मी क्या क्या करती है। तो ये है कि आप पश्तून एरिया में बहुत ज़्यादा एक रिजेंटमेंट आ गया है। पश्तून बिफर गया है, पश्तून अब तंग आ गया, लाशें उठा उठा के कभी टेररिस्ट मार देते हैं तो कभी आर्मी मार देती है। और जो टेररिस्ट भी मरता है वो भी पश्तून होता है, जिसको आर्मी नहीं मारती, पालती है, टेररिस्ट बनाती है, वो भी पश्तून है। आम आदमी भी पश्तून है। पश्तून कह रहा है यार हो क्या रहा है हमारे साथ, ये तो हमारी नस्ल कुशी, हमारा जेनोसाइड हो रहा है। तो अब उस पर जब ये आवाज़ उठाते हैं तो इनके साथ ये ऑपरेशन नाम के ड्रामे करते हैं, जबकि टेररिस्ट पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रमज़ान में मस्जिदों में चंदे मांग रहे हैं। बैंड आउटफिट्स, जिसको अमेरिका, रशिया, UN, यूरोप, इंडिया सब टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। इवन पाकिस्तान की अदालतों में ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चंदे जमा कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में इस वक्त। ये सलाउद्दीन, आप देखें, FATF को देखना चाहिए। इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत बहुत दिली सदमा हुआ। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। हमारी कमजोर पॉलिसी की वजह से, हमारी मुआज़रत खाना अप्रोच की वजह से कि FATF को देखना चाहिए कि एक आदमी पाकिस्तान में खड़ा होकर अलल ऐलान कह रहा है कि हमारे इतने बंदों ने इंडिया में जान दी, इंडिया में कार्रवाइयाँ कर रही हैं, इंडिया की कमर तोड़ दी। एक
सॉवरन कंट्री के बारे में एक टेररिस्ट ये खुल के एक सड़क पे कह रहा है और उस पर मतलब एक प्रोग्राम में कह रहा है और सैकड़ों लोग वहाँ पे खड़े होकर सुन रहे हैं। वो आदमी पाकिस्तान में खुल के घूम रहा है, टीवी पे इंटरव्यू देता है, सब कुछ करता है। यह है बनाना रिपब्लिक। तो पश्तून कह रहा है कि टेररिस्टों को पालो, टेररिस्ट पूरे पाकिस्तान में मज़े से घूमें सिक्योरिटी में, ताकि उनकी बेचारों की जान को ख़तरा ना हो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट से। और हम आम पख्तून जो जान देते रहे पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिल के, हमारे साथ ये हो रहा है। तो पश्तूनों का ये हाल है। बलूचिस्तान का ये हाल है कि कल एक डिवाइस फटी एक मिलिट्री कन्वॉय पे और पाकिस्तान आर्मी के 6 फौजी मारे गए उसमें। अब मरियम नवाज़ शरीफ ने उस पर ट्वीट की है और उनको पाकिस्तान के मरने वाले फ़ौजियों को खिराज अकीदत और अप्रिसिएशन वो किया है। लेकिन अहमद वकास गोराया कहता है कि यही 6 फौजी हैं ना, तो ऐसे ही फ़ौजियों ने इलेक्शन भी चोरी किया था, ऐसे ही फ़ौजियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश भी किया था। मुझे काफ़ी इंडियन दोस्त सवाल कर रहे हैं कि ये क्या रॉ ने मदद की है बलूचिस्तान की। तो भाई साहब, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीरी के नाम पे टेररिज्म की एक आग और की होली खेल रहा है इंडिया में 30 साल से, और खुल के कहता है कि हम कश्मीरियों की फुल मदद करेंगे, उस लेवल पे जिस दिन रॉ ने बलोचों की मदद करनी शुरू कर दी ना, पाकिस्तान फ़ौज भाग जाएगी, बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि आम बलोच जो बेचारा वहाँ पे तकलीफ़ में है उसको हिंदुस्तान से मदद मिले, पश्तून को मिले, मुहाजिर को मिले, जो भी इस पंजाबी आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ा है उसको मिले। इस पूरे रीजन की और आलम इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन ये पाकिस्तान फ़ौज है। तो रॉ ने मदद की होती ना तो फिर बलूचिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था। ये तो बेचारे बलोच हैं जो यहाँ यूरोप में भी कमाते हैं, छोटा मोटा 5-10 जमा करके अपनी तहरीकों को ज़िंदा रखा हुआ है, और जो वहाँ पे हैं जो अपनी जान दे रहे हैं। ये छोटे मोटे पटाखे तो आपको पता ही है कि आजकल बच्चा बच्चा बना लेता है। तो ये बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है पश्तून के अलावा, वहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड जो गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में जो ऑपरेशंस हैं उसकी तरफ आते हैं। इस वक्त तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान में जो कश्मीर, जम्मू और पंजाब में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसका टोटल लॉन्च पैड गिलगित और पीओके है। मैदान जंग बने हुए हैं। पीओके में इंटरनेट, मोबाइल सर्विस मोस्ट ऑफ द एरियाज़ पे जैम है। सिर्फ मिलिट्री एरिया के उस पे थोड़ा जगह पे खुला है, बाकी टोटल बंद है। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं, फुल मिलिट्री प्रेजेंस है। ये कहते हैं लाखों कश्मीर में, इंडिया में कश्मीर में फ़ौजी बैठे हैं। सवाल ये है कि इंडिया में तो टेररिज्म हो रहा है ना कश्मीर में, तो फ़ौजी वहाँ पे बैठे हैं। पाकिस्तान के लाखों फ़ौजी पीओके गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर रहे हैं?